नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में, जहां आपको मिलेंगे डेली आईआईटी जेईई से रिलेटेड रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आईआईटी जेईई के लिए भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जल्द ही आपके सामने आऊंगा, तो आपको घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको मिलेंगी आईआईटी जेईई की फुल 100% फैसिलिटीज, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर वीडियोस। मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊं। एंड अभी रेगुलरली आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। तो गाइस मैनी मोर थिंग्स, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रीगेशन मैंने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट के कुछ लेक्चर्स, मैंने 3 लेक्चर इंट्रीगेशन के हो चुके हैं, जिसमें पहले मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान दिया था। सेकंड मैंने कुछ फार्मूले की बात की थी। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत फार्मूले की बात, सॉरी, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिए थे, 2-3 क्वेश्चंस लिए थे। आज हम उन्हीं एक दो क्वेश्चंस लेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू, सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स अपॉन टू प्लस का टू अपॉन एक्स। एंड हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि एफ वन की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 5/4। वो कितनी है? 5/4। तो कह रहा है कि एफ एक्स निकालो। क्या निकालो? एफ एक्स निकालो। तो चलो गाइज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टू प्लस टू अपॉन एक्स एंड एफ वन इक्वल टू 5/4, फाइंड एफ एक्स की वैल्यू। तो गाइज अगर आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहला लेक्चर में आप देखो जाकर के, तो वहां पे मैंने बोला हुआ है कि कोई भी, यानी कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये कह सकते हो कि सर ये जो हमको एफ डैश एक्स दिया गया है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करा दूं तो क्या हमको एफ एक्स मिल सकता है? मैंने कहा ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, ट्राई करने में क्या जाता है कि नहीं। तो जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन कराओगे दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो ये आ जाएगा एफ एक्स। ओहो, आप समझ में आया सर कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर हम एफ एक्स का डिफरेंशिएट कराते हैं तो क्या आता है? एफ डैश एक्स आता है। यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना आ गया हमारे पास? एफ एक्स आ चुका है। गाइस एक्स अपॉन टू का इंटीग्रेशन करोगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यानी कि 4 आएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 2 लॉग एक्स आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, सर 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है क्या? मैंने कहा यस। और साथ में कौन आ जाएगा? सी। ये क्या बात हुई सर, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था लेकिन ये सी आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, अब सी अगर हमारे पास आ चुका है तो फिर ठीक है, जो आया वो जाएगा अभी। गाइज अगर आपने पीछे ध्यान दिया हो क्वेश्चन में, तो मैंने बोल रखा है क्या कि f1 की वैल्यू कितनी है? 5/4 है। तो क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में? हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। हम कोशिश करेंगे इसमें x इक्वल टू 1 रखने की। जैसे ही इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? f1 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log 1 हो जाएगा, ये प्लस c हो जाएगा। f1 की वैल्यू हमारे पास 5/4 थी, यहाँ पे 5/4 पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 1/4। गाइज ये तो 0 हो जाएगा, log 1 0 होता है, कितना आ जाएगा? प्लस c। इसको उधर भेज दीजिए, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1। c की वैल्यू हम इस इक्वेशन को दे देंगे, तो हमारे पास एफ एक्स कितना आ जाएगा? तो गाइज हमारा एफ एक्स आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 log x और प्लस 1। ओ, अब सर समझ में आया कि पहले लेक्चर में आपने c को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों बोला था। गाइज यहाँ पे 1 आ गया ना c की वैल्यू, तो जरूरी नहीं हर जगह c की वैल्यू क्या है? 1 है। तो c कैसा है? एक डिफाइंड नहीं हो पाता है। कैसा होता है? डिफाइंड नहीं हो पाता। जो डिफाइंड नहीं हो पाता, तो जो चीज डिफाइंड नहीं होती वो कैसी होती है? अनडिफाइंड होती है कि नहीं। तो इसीलिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 पार्ट हैं। तो गाइस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यार कभी कभी कर्सर ना पका देता है, मेरा दिमाग खराब कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज गिवन बाई डिवाइड एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास दिया गया है 2x माइनस 3/x स्क्वायर। करा ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज गिवन बाई डिवाइड x इज इक्वल टू 2x माइनस 3/x स्क्वायर। द कर्व पासेस थ्रू 1,2। जो कर्व है वो पास हो रहा है कहां से? 1,2 से पास हो रहा है। कोई बात नहीं, तो फाइंड इट्स इक्वेशन। कह रहा है फाइंड इट्स इक्वेशन। तो गाइस हम इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे। कह रहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3/x स्क्वायर। और कह रहा है कर्व पास हो रहा है 1,2 से। कर्व कहां से पास हो रहा है हमारा? 1,2 से पास हो रहा है। तो कह रहा फाइंड द इक्वेशन। क्या निकालना है अपने को? फाइंड द इक्वेशन। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपन लोग क्या है? आर डी शर्मा के भक्त हैं यार, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। भक्त सबके भी होते हैं, जरूरी नहीं उन्हीं के भक्त हों।
समझ रहे ना आप? तो गाइस dy dx। अब बात आती है ग्रेडियंट। सर ग्रेडियंट क्या होता है? तो ग्रेडियंट तो बच्चा बच्चा भी जानता है, स्लोप को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। तो क्या सर हम यहाँ पे स्लोप मेथड लगाएंगे? मैंने कहा नहीं, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो हम कुछ और तरीका लगाएंगे। क्या तरीका लगाएंगे सर? सर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे, किसको? dy अपॉन dx को विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो सर हमें इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैंने कहा यस, इधर भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप dy dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर y क्यों आ गया? तो यार डेफिनेशन याद करो, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बिकॉज y का डिफरेंशिएशन क्या आता है? क्या आता है? बोलो बोलो। dy dx आता है। तो dy dx का इंटीग्रेशन y। सर c क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा c इसलिए नहीं लगाया क्योंकि y हमारा क्या है, यहाँ पे एक तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो c का काम पूरा पूरा हम इधर कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। 3 बाहर कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस का c। तो हमारे पास ये कर्व आ चुका है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कर्व आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 अपॉन एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस का c। ये कर्व हो जाता, ये कर्व हो जाता, फाइनल आंसर हो जाता अगर क्या ना आता? c ना आता। कौन ना आता? c ना आता। तो अब c आ गया तो c को तो हमें हटाना पड़ेगा। तो c को हटाने के लिए हमारे पास सिंपल सा टारगेट है कि जो कर्व है वो पास हो रहा था कहां से? 1,2 से पास हो रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, कर्व को हम पास करा देंगे 1,2 से। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है? 2। तो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। जैसे कर्व में y इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस c। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 2। कितनी आ जाएगी? माइनस का 2। तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स और माइनस का 2। ये हो जाएगा हमारा कर्व। ये है वो कर्व जिसकी हमारी ग्रेडियंट कितनी है? c की वैल्यू सही है क्या? गलत है क्या? एक बार चेक कर लो। c की वैल्यू मुझे लग रहा गलत है। x की वैल्यू 1 ही रखेंगे ना। एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 1 पुट करनी है तो 1 रखेंगे। तो x की वैल्यू हमारी कितनी? 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा 4। 4 इधर जाएगा तो कितना? -2 ही तो आएगा। c की वैल्यू -2 राइट है ना? कुछ गलत है क्या? ना 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 ना, c की वैल्यू गलत तो ना लग रही है यार। y की वैल्यू 1,2 है ना, तो y की वैल्यू भी सही है, कुछ गलत नहीं है। c की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। वो आंसर मैच नहीं कर रहा था इसलिए वहां पे रॉन्ग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास ये कर्व आ चुका है। ये वो कर्व है जिसके लिए ग्रेडियंट कितना है? 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर है। गाइस समझ में आया? अच्छा लगा क्वेश्चन? चलिए, तो इसी तरीके की बेसिक चीजें हैं हमारे पास इंटीग्रेशन में। आप वीडियो को डिवाइड करके देख सकते हो। बेसिक चीजें इंटीग्रेशन में थी वो हो चुकी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। तो हमारे पास सबसे पहली चीज जो आती है वो आता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्या आता है? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास सबसे पहले, वैसे तो बेसिक फंडा भी एक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का ही फंडा है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला है वो भी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, लेकिन वहां पे कोई मेथड नहीं। लॉजिकली हमें केवल एक डिनोमिनेटर वहां से क्या करना है? रिमूव करना है, फैक्टराइजेशन यूज करना है, कोई ना कोई बेसिक फार्मूला यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यूज करनी है, आइडेंटिटी यूज करनी है, मैनी मोर थिंग्स। नाउ अब हमारे पास क्या? सिंपल सा, हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है कि हमारे पास आ गया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास कई तरीके के हैं, कई तरीके मतलब 2 से 3 तरीके के हैं। तो सबसे पहले अपन लोग चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? सबसे पहला हमारे पास इंटीग्रेशन आता है सब्स्टिट्यूट। क्या आता है? सब्स्टिट्यूट मेथड। तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूट मेथड। दूसरा हमारे पास आता है बाई पार्ट मेथड। दूसरा हमारे पास क्या आता है? बाई पार्ट मेथड। ठीक है ना, ये हो गया हमारा बाई पार्ट मेथड। और तीसरा हमारे पास आता है पार्शियल फ्रिक्शन। क्या आता है? पार्शियल फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्शियल फ्रिक्शन। और चौथा टाइप हमारे पास, तो मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन को ही चौथा टाइप मान लेते हैं कभी कभी, बट यहाँ पर ये 3 तरीके होते हैं हमारे पास: सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट मेथड और पार्शियल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन शायद गलत लिखा हुआ है, FRACTION होता है, फ्रिक्शन होता है यहाँ पर। मैंने आपको बोला है ना यार कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है, तो इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो सबसे पहले हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड। दूसरा बाई पार्ट मेथड। तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। कुछ चीजें आपके लिए यहाँ पे नहीं मिलेंगी, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत से बच्चे पढ़ लेते हैं इसको। यूपी बोर्ड के पुराने सिलेबस में पार्शियल फ्रैक्शन आज भी मौजूद है। सीबीएसई में भी मुझे कभी ना कभी मिल ही जाता है इंटीग्रेशन में, तो इसका यूज है।
और बाई पार्ट मेथड, ये आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन में नया सीखने को मिलेगा। सिमिलर टू, आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन में फर्स्ट इंटू सेकंड हुआ करता था ना, पहले को छोड़ो दूसरे का डेरिवेट कराओ, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को डेरिवेट कराओ। तो हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूट मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बात करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट मेथड की बात करेंगे। किसमें, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास पहला मेथड है, हमारे पास पहला मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ओके आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, इंग्लिश वाली गलतियां नहीं देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन में सिंपल सा लॉजिक हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई फंक्शन होता है इस टाइप का ax प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ जाता है, dx आ जाता है। कौन आ जाता है, dx आ जाता है। आप सबको पता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन में हमें ax प्लस बी को रिमूव करना है। ax प्लस बी को क्या करना है, रिमूव करना है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें इंटीग्रेशन पता है किसका, ft dt का। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, किसका इंटीग्रेशन पता है, fx dx का इंटीग्रेशन पता है। यहाँ पे ax प्लस बी आ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, हम लेट कर लेंगे यहाँ ax प्लस बी को t लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। जैसा कि आप पीछे डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो, तो ये आ जाएगा हमारे पास ft, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, dx आ जाएगा। कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ft तो हमारे पास t के टाइप में फंक्शन है, बट dx तो आप रिप्रेजेंट करता है किसको, dx रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू। अगर हम ft को dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भाई साहब सिंपल सी बात है ना यार, कि जो dx है वो x के रिस्पेक्ट में कराएगा तो ft क्या हो जाएगा, फुली कांस्टेंट हो जाएगा, और वो कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो गाइस हमें ये गलती यहां पर नहीं करनी, तो हमें यहाँ पे dx को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। dx इज द डेरिवेटिव, dx क्या है हमारा, डेरिवेटिव है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा सर, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे इसको x के रिस्पेक्ट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा। तो हमारे पास कहानी आ जाएगी दोस्तों, a dx इज इक्वल टू dt। कितना आ जाएगा, a dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा a dx इक्वल टू dt। तो गाइज हमारे पास dx की वैल्यू आ चुकी है dt अपॉन t, dt अपॉन a। ये हमारी वैल्यू किसकी आ चुकी है, dx इज इक्वल टू dt अपॉन a, dx की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे हम dx की वैल्यू का यूज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा ft, और यहाँ पे dt, और a तो हमारा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, 1 अपॉन a, और इसी के साथ ही ये हमारा हो जाता है सब्स्टिट्यूशन। तो गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, 2-3 बातें याद रखेंगे, हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में थोड़े टाइप होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा बेसिक है, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में भी सब्स्टिट्यूशन लगता है, फर्स्ट इंटू सेकंड में भी कभी कभी सब्स्टिट्यूशन लगता है। तो चलिए जरा एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक पे ही। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, चलिए। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 की पावर 4 dx। सर इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए। आपने तो हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन बताया है। मैंने कहा हाँ बताया तो है यार। तो सर इसका इंटीग्रेशन आपने बताया है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, बट n नॉट इक्वल टू -1। ओके, तो सर इसका क्या हम इस तरीके से नहीं कर सकते? मैंने कहा कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन लगा दें। क्या लगा दें? थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन लगा दें। तो बड़ा ही सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है। क्या कि मैंने आपको क्या बताया, f ऑफ ax प्लस b को t मान लो, यानी कि 3x प्लस 2 को आप क्या मान लोगे, t मान लोगे। जैसे t मानोगे तो आपको डेरिवेट कराना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बता रखा हूँ डिफरेंशिएट हम डेरिवेट क्यों कराते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3dx इज इक्वल टू कितना, अब dx को इधर भेजा ही था तो इधर ही रख दो, क्या दिक्कत। इधर कितना आ जाएगा, dt। तो dx इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, dt अपॉन 3। तो गाइस यहाँ पे dx की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा t की पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा dt, और 3 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओ सर अब फुली बात समझ में आ चुकी है। मैंने कहा क्या समझ में आ चुकी है कि सर ये तो बिल्कुल सेम इस तरीके से बन गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c लिख सकते हैं। मैंने कहा यस, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 अपॉन 3, यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस c। मैंने कहा हाँ यार बड़ी सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हो, बड़ा आसान लग रहा होगा आपको लोगों को, लेकिन मैं यहीं से आपको कुछ सिखाना चाहूंगा अभी थोड़ी देर में ही। क्या कि ये आ जाएगा 1 अपॉन 3, t की वैल्यू 3x प्लस हमारे पास ये कितना आ जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, कितना हमारे पास t की वैल्यू 3x प्लस 4 की पावर 5, और नीचे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। किस टाइप का दिमाग लगाते हैं सर, अगर मैं इंटीग्रेशन कराता हूं किसका,
ax प्लस बी की पावर n का, तो क्या मैं इसको ax प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन नहीं लिख सकता? मैंने कहा लिख सकता हूं। बच्चों ने साथ में ये भी बोला कि सर जो x का कॉफिशिएंट होता है अगर हम उसी से डिवाइड भी करा दें तो हमारा डिक्टो वही बन जाता है जो आपने ऊपर किया हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल आप सही पकड़े हैं, बस यही तो पढ़ाई होती है कि आप देखेंगे तो ये n प्लस वन, ये जो 5 लिखा हुआ है इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, इस 5 को बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस वन, क्या लिख सकते हैं 4 प्लस वन लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 4 प्लस वन लिख सकते हैं। तो गाइस सिंपल सा देखोगे ये फार्मूला अगर इसकी कंपेयर कराओगे तो देखोगे ax प्लस बी 3x प्लस 4 n प्लस वन 4 प्लस वन n प्लस वन, सब कुछ वही। a कौन है, a है इसी का कॉफिशिएंट। तो गाइस जब जब x का कॉफिशिएंट होगा यानी कि लीनियर x का कॉफिशिएंट होगा, ध्यान से सुनना, लीनियर x का कॉफिशिएंट होगा तो 3 हमारे पास बाहर आएगा ही आएगा। तो मार साहब एक काम हम कर सकते हैं क्या, सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि हमें टी मानने की जरूरत ही नहीं है, हम इस फार्मूले को अगर हम डायरेक्ट याद कर लें तो। मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, ये अगर आप कर लोगे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। तो बच्चे बोले क्या कि सर नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कराएंगे लीनियर टर्म्स का। ये ध्यान रखना ये टर्म लीनियर होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ये टर्म यहाँ पे लीनियर होना चाहिए, क्योंकि लीनियर पे ही ये फंडा लागू होता है। क्योंकि आप लीनियर नहीं है तो फिर उसको किसी और मेथड से करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे बात समझ में आ गई, बड़ी सिंपल सी बात थी। तो हम फार्मूले से करें तो हमें टी मानने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैंने कहा यार बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं और किस तरीके से हम उस चीज को या तो डायरेक्ट करते हैं या तो हमारे पास कई सारे फंडे निकल के आ जाते हैं। तो क्या सर जो बाकी फार्मूले थे हमारे पास, जो हमारे पास क्या थे बाकी फार्मूले थे, तो क्या हम उनको उस तरीके से भी रीड कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल रीड कर सकते हैं। सर कैसे? जैसे आपने सर पहले बताया कि ax प्लस बी की पावर n बताया, क्या बताया कि ax प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस c। और यही फार्मूला देखा जाए तो यही इस तरीके का सिमिलर है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस c। तो गाइस देखा जाए तो ये फार्मूला इस फार्मूले केवल छोटा सा डिफरेंस है क्या कि x को रिप्लेस किया गया है ax प्लस b से रिप्लेस किया गया है। तो क्या सर हम अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कराते हैं तो वो आता है हमारे पास माइनस कॉस x प्लस c। तो अगर क्या सर हम इंटीग्रेशन ऑफ x को रिप्लेस कर दें ax प्लस b से तो क्या हमारा आंसर माइनस कॉस ax प्लस b अपॉन a आएगा? मैंने कहा बिल्कुल आएगा। तो गाइस घबराने की बात नहीं है, पीछे के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले थे उसमें केवल आपको x रिप्लेस कर देना है ax प्लस b से, डिक्टो वही इंटीग्रेशन होगा, तो हर जगह वो रिप्लेस हो जाएगा। और ध्यान रखना कि x के कॉफिशिएंट से भी आपको हर बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की सेकेंड सीजन की थोड़ी सी थ्योरी। नेक्स्ट सीजन में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के टाइप स्टार्ट करेंगे और उसी पे ही वर्कआउट करेंगे। तो गाइस कैसी लगी क्लास कमेंट में जाइए, कमेंट करके बताइए, और मैं आपको पिछले सीजन यानी कि 1 पे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या फिर मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन करने के लिए। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।